क्या आप यकीन करेंगे कि एक मरा हुआ इंसान रोज रात को खाना ऑर्डर करता है। सेक्टर 13 की उस वीरान कोठी नंबर 66 में एक ऐसी दावत सजती है जहां मेहमान तो दिखते नहीं पर थाली से खाना अपने आप गायब हो जाता है। पुलिस को जब उस कोठी के तहखाने से 5 डिलीवरी बॉयज के बैग मिले तो पूरे शहर की रूह कांप गई। आज की कहानी सिर्फ एक डिलीवरी बॉय की गवाही नहीं बल्कि उस खौफनाक सच का सामना है जिसे सुनकर शायद आप भी रात को दरवाजा खोलने से डरेंगे। दिसंबर की वह रात इतनी ठंडी थी कि हड्डियां तक कांप रही थी। रात के 11:30 बज चुके थे और कोहरे की एक घनी चादर ने पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। समीर अपनी पुरानी बाइक पर सवार होकर अपनी शिफ्ट के आखिरी पलों का इंतजार कर रहा था। उसके हाथ दस्तानों के अंदर भी सुन पड़ रहे थे। वह बस एक गर्म चाय पीकर घर भागना चाहता था जहां उसकी बूढ़ी माँ उसका इंतजार कर रही थी। अचानक उसकी जेब में रखा फोन जोर जोर से थरथराने लगा। एक नया ऑर्डर आया था। समीर ने स्क्रीन पर देखा तो उसकी भौवें तन गई। ऑर्डर सेक्टर 13 की उस बदनाम कोठी नंबर 66 से था। शहर का वह हिस्सा जहां सूरज ढलने के बाद परिंदा भी पर नहीं मारता। लोग कहते थे कि उस कोठी का रास्ता सीधा नर्क की ओर जाता है। समीर ने एक लंबी सांस ली। अगर आज यह ऑर्डर पूरा नहीं किया तो कंपनी इंसेंटिव काट लेगी। उसने खुद को समझाया और अपनी बाइक को उस दिशा में मोड़ दिया जहां सन्नाटा और अंधेरा आपस में बात कर रहे थे। जैसे जैसे समीर सेक्टर 13 की ओर बढ़ रहा था, स्ट्रीट लाइटें कम होती जा रही थी। सड़क के दोनों ओर ऊंची ऊंची झाड़ियां थी जो हवा के झोंकों के साथ एक ऐसे हिल रही थी जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे वापस जाने का इशारा कर रहे हो। कोठी नंबर 66 के पास पहुंचते ही एक अजीब सी सड़न भरी गंध समीर की नाक में टकराई, जैसे कोई मांस का टुकड़ा हफ्तों से बंद कमरे में सड़ रहा हो। कोठी का गेट विशाल और लोहे का था जिस पर जंग के निशान ऐसे लग रहे थे जैसे खून सूख गया हो। समीर ने बाइक खड़ी की और कांपते हाथों से गेट पर लगी कॉल बेल दबाई। बेल की आवाज उस सन्नाटे में इतनी जोर से गूंजी कि आसपास के पेड़ों पर बैठे कौवे कांव कांव करते हुए उड़ने लगे। काफी देर तक कोई बाहर नहीं आया। समीर ने दोबारा बेल दबाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि उसे महसूस हुआ कोई कोठी की दूसरी मंजिल की खिड़की से उसे देख रहा है। उसने ऊपर नजर दौड़ाई तो एक सफेद पर्दा हिला और एक साया पीछे हट गया। करीब 5 मिनट बाद भारी आवाज के साथ कोठी का मुख्य दरवाजा खुला। वहां एक आदमी खड़ा था जिसकी लंबाई सामान्य से कहीं ज्यादा थी। उसका चेहरा पीला और सूखा हुआ था जैसे उसने सालों से सूरज की रोशनी न देखी हो। उसकी आंखें गड्ढों में धंसी हुई थी और उनमें एक अजीब सी चमक थी। मेरा मेरा खाना। उस आदमी की आवाज इतनी ठंडी थी कि समीर के रोंगटे खड़े हो गए। जी सर, आपका ऑर्डर। समीर ने थैला आगे बढ़ाया। जैसे ही उस आदमी ने थैला पकड़ा उसकी उंगलियां समीर के हाथ से छुई। समीर को ऐसा लगा जैसे किसी बर्फ का टुकड़ा उसकी खाल पर रख दिया हो। वह इंसान नहीं बल्कि चलता फिरता मुर्दा लग रहा था। उस आदमी ने समीर को अंदर आने का इशारा किया। चेंज, खुले पैसे अंदर रखे हैं, आ जाओ। समीर अंदर नहीं जाना चाहता था लेकिन उस आदमी की आंखों में एक ऐसा सम्मोहन था कि समीर के कदम खुद ब खुद अंदर की ओर बढ़ गए। अंदर का नजारा बाहर से भी ज्यादा खौफनाक था। हॉल में बिजली नहीं थी, बस दर्जनों मोमबत्तियां जल रही थी जिनका मोम फर्श पर खून की तरह फैला हुआ था। बीचों बीच एक बहुत बड़ी लकड़ी की मेज थी जिस पर 3 चांदी के प्लेटें सजी थी। हैरानी की बात यह थी कि उस आदमी के अलावा कोई और वहां नहीं था। फिर भी मेज पर 3 लोगों का खाना सजाया जा रहा था। समीर ने दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर देखी जिसमें एक औरत और एक बच्चा था। औरत की आंखों में एक अजीब सा डर था। तभी कमरे का तापमान अचानक गिर गया। समीर को महसूस हुआ कि उसके कानों के पास कोई बहुत धीरे से फुसफुसा रहा हो। वह आवाज एक औरत की थी। भागो समीर, यहाँ से भाग जाओ। समीर बुरी तरह चौंक गया। साहब, मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मुझे देर हो रही है। उस आदमी ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ समीर की तरफ देखा। उसने एक खाली कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा, पैसे तो मिलेंगे लेकिन पहले मेरे मेहमानों से तो मिलो। देखो, वो तुम्हारे ठीक पीछे खड़े हैं। समीर का खून जम गया। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और जो उसने देखा उसकी चीख निकाल दी। जैसे ही समीर पीछे मुड़ा उसकी आंखों के सामने जो मंजर था उसने उसके दिमाग की नसें को सुन कर दी। उसके ठीक पीछे कोई इंसान नहीं बल्कि 2 धुंधले साए खड़े थे। एक साया किसी झुककर चलने वाली बुढ़िया का था और दूसरा किसी छोटे बच्चे का। मोमबत्ती की हिलती रोशनी में वो साए दीवार पर नहीं बल्कि हवा में तैर रहे थे। वह आदमी जो खाना लेकर अंदर आया था वह पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी किसी इंसान
की नहीं बल्कि किसी जानवर के गुर्राने जैसी थी। उसने उन सायों को और इशारा करते हुए हिलाया और कहा, देखो माँ, देखो मुन्ना, आज का शिकार खुद चलकर घर आया है, अब तुम्हें भूख नहीं लगेगी। समीर के पैर जमीन से चिपक गए थे। वह भागना चाहता था लेकिन उसका शरीर जैसे पत्थर का हो चुका था। उसने देखा कि मेज पर रखी प्लेटों में से खाना अपने आप हवा की उड़ रहा था और गायब हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य मुंह उसे चबा रहा हो। उस कमरे में हड्डियां की टूटने और मांस चबाने की आवाजें गूंजने लगी। अचानक उस आदमी ने समीर का कॉलर पकड़ा, उसे घसीटते हुए कोठी के पिछले हिस्से की ओर ले जाने लगा। समीर चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, बचाओ, कोई है। लेकिन उस सुनसान इलाके में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। वह आदमी उसे एक लकड़ी के दरवाजे के पास ले गया जो तहखाने की ओर जाता था। जैसे ही दरवाजा खुला, सड़न की एक ऐसी भयानक बदबू आई कि समीर की उल्टी होने लगी। उस आदमी ने समीर को नीचे धक्का दिया। समीर सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे जा गिरा। जब उसने अपने फोन की फ्लैश लाइट जलाई तो उसकी रूह कांप गई। तहखाने के कोने में दर्जनों फुट डिलीवरी बैग्स के ढेर लगे थे, वही बैग्स जो समीर जैसे लड़के रोज लेकर चलते हैं। और उन बैग्स के बीच में पड़ी थी इंसानी हड्डी और फटे हुए कपड़े। समीर समझ गया कि वह अकेला नहीं था। उससे पहले जितने भी डिलीवरी बॉय इस कोठी में आए वे कभी वापस नहीं लौटे। वह आदमी सीढ़ियों पर उतर रहा था। उसके हाथ में अब एक बड़ा और जंग लगा हुआ चाकू था। मेरी माँ और मेरे भाई का ताजा मांस बहुत पसंद है। समीर, तुम खुशकिस्मत हो कि तुम उनके काम आओगे। समीर ने मरता क्या न करता वाली स्थिति के पास पड़े एक भारी लोहे के पाइप उठा लिया। जैसे ही वो आदमी वार करने के लिए आगे बढ़ा, समीर ने पूरी ताकत से पाइप उसके घुटनों पर मारा। एक कड़कड़ाहट की आवाज आई और वह आदमी गिर पड़ा। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह दर्द से चिल्लाया नहीं, बल्कि उसे जख्म से खून की जगह काला गाढ़ा तेल जैसा कुछ निकलने लगा। समीर बिना रुके ऊपर की ओर भागा, लेकिन जैसे ही वह हॉल में पहुंचा, वे दो धुंधले साए, माँ और बच्चा, उसके सामने आकर खड़े हो गए। कमरे का तापमान इतना गिर गया कि समीर के मुंह से भाप निकलने लगी। बुढ़िया के साये ने अपना हाथ समीर के चेहरे की ओर बढ़ाया। उसके नाखून पीले और नुकीले थे। समीर की नजर उसी पुरानी तस्वीर पर पड़ी जो दीवार पर टंगी थी। उसने गौर किया कि तस्वीर के पीछे एक छोटा सा दिया जल रहा था, जो शायद उन रूहों की ताकत का केंद्र था। समीर ने अपनी जेब से लाइटर निकाला और पास रखे पुराने पर्दों में आग लगा दी। आग की लपटें देखते ही वे शायद चीखने लगे। उनकी आवाज ऐसी थी जैसे हजारों शीशे एक साथ टूट रहे हो। समीर ने उस तस्वीर को दीवार से उखाड़कर आग के हवाले कर दिया। जैसे ही तस्वीर जली, पूरी कोठी कांपने लगी। वह आदमी जो सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था, वह अचानक राख में बदलने लगा। नहीं, मेरी माँ, मेरा परिवार, वह चिल्लाया और देखते ही देखते धुएं में विलीन हो गया। समीर ने अपनी पूरी ताकत लगाई और कोठी के मुख्य दरवाजे को लात मारकर खोल दिया। वह बाहर भागा और अपनी बाइक स्टार्ट की। पीछे मुड़कर देखा तो पूरी कोठी आग की लपटे में घिरी थी। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि उस आग में कोई धुआं नहीं निकल रहा था। वह एक नीली आग थी जो सब कुछ निगल रही थी। अगले दिन जब समीर पुलिस और मोहल्ले के लोगों को वहां लेकर पहुंचा तो वहां कोठी का नामो निशाना नहीं था। वहां सिर्फ एक खाली प्लॉट था जिस पर बरसों पुरानी झाड़ियां उगी थी। इंस्पेक्टर ने हैरानी से कहा, समीर, तुम होश में तो हो? यहाँ कोठी नंबर 66 तो 20 साल पहले एक आग में जलकर खाक हो गई थी। तब से यहाँ कुछ भी नहीं बना। समीर ने कांपते हाथों से अपना मोबाइल निकाला और ऑर्डर हिस्ट्री चेक की। वहाँ कल रात का कोई रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाला, उसके हाथ में वही पुराने मुड़े हुए नोट थे जो उस आदमी ने उसे दिए थे। उन नोटों पर मिट्टी लगी हुई थी और उसने वही सड़न भरी बदबू आ रही थी। समीर ने वह नौकरी हमेशा के लिए छोड़ दी और दूसरे शहर चला गया। आज भी वह रात को सोता है तो उसने सपने में वही कोठी और वही आवाज सुनाई देती है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह हुई जब 1 साल बाद समीर को एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर एक फोटो मिली। वह फोटो उस खाली प्लॉट की थी जहां कोठी हुआ करती थी। फोटो के नीचे एक मैसेज लिखा था, समीर, माँ आज भी भूखी है और अगला ऑर्डर तुम्हारे नए घर का है। समीर ने अपना नया घर देखा जिसका नंबर ब्लॉक सी, कोठी नंबर 66 था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हमारी कोई भी कहानी आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।